हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर बोर्ड 2024 देना है, बोर्ड का पेपर 2024 में देना है, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे क्वेश्चन जो आपके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना कंसंट्रेशन के साथ और आप जाकर मिला लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको सारे क्वेश्चन वहां पर फंसने वाले हैं। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अगर क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए बच्चों हमारी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है वो धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, जिससे एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर समझिए धातुओं और अधातुओं को विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी को धातु और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है, इस श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है और हम कहते हैं जो ऊपर विस्थापित धातुएं हैं वो नीचे वाले तत्वों से उनके सल्फेट को विस्थापित कर देते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों ऐसा हमें बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। ये जो है वायु और जल में स्थायी है क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्योंकि ये जो क्या होता है गर्म जल में गर्म जल हो या फिर जलवायु गर्म जलवायु हो और उसमें भी उच्च ताप पर क्रिया करते हैं, उच्च ताप पर क्रिया करते हैं और साधारण ताप पर क्रिया करते नहीं है। इसके कारण क्रिया बहुत मंद होती है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि दोनों स्थायी हैं। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मात्रक है। बच्चों विशिष्ट चालकता क्या होती है इसके बारे में हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। किसी भी कोई भी हमारा चालक है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उसके उल्टे को, उसके एकवटे को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर का कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका निशान होता है कप्पा इक्वल टू एकवटे फ्लो। ठीक है, ये विशिष्ट चालकता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। बच्चों आप क्या समझते हैं, इसको आम नहीं आप है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता, यानी कि सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर भी नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर बात आती है इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बच्चों अगर हम H2 + Cl2 की क्रिया कराते हैं तो 2HCl बनता है। अगर यहाँ पर हम प्रकाश की उपस्थिति ना रखें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन सकती है, द्वितीय कोटि की भी बन सकती है। ठीक है, नो टेंशन, कोई भी हो सकता है अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं रखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति लिखिए या सूर्य का प्रकाश लिखिए या आप HNu भी लिख सकते हैं, HNu बना हुआ मिल सकता है और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है दी गई अभिक्रिया किस कोटि की अभिक्रिया। तो आपको याद रखना है किस कोटि में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा रहे हैं, शून्य कोटि में। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसलिए बता देता हूं कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया तो आपको दिक्कत ना हो। अगला बच्चों क्वेश्चन है मालिश परीक्षण क्या है। एक परीक्षण होता है जिसे मालिश परीक्षण कहते हैं। एक चीज याद रखना, मालिश परीक्षण से हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मालिश परीक्षण से हम किसका परीक्षण करते हैं। तो याद रखना किसका करते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, इसमें एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml
अल्फा नेफ्थोलोन और अल्कोहलिक विलेन मिलाकर उसमें कुछ बूंद शांत H2SO4 डालते हैं और दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग की बलय बन जाती है। दो द्रव जो होंगे उनके बीच में रंग जो रिंग बनेगी कैसी होगी, बलय, दो बैंगनी रंग की रिंग बन जाती है। अब क्वेश्चन माइलस परीक्षण में पहला तो किसका परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि माइलस परीक्षण में किस प्रकार किस रंग की रंग बनती है, बलय बनती है। तो आपको याद रखना बैंगनी रंग की, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कहीं और से नहीं आते, यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इसमें वसा का क्या महत्व है। तो बच्चों याद रखना है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के कोमल भाग जो भी हमारे अंग होते हैं उनकी शरीर के बाहरी सर्दी और गर्मी से भी बचाता है। आप देखते हैं जो लोग मोटे होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों। बच्चों डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं, ऐसा अगर हम बात करें, हमसे कह दिया जाए तो एक्चुअल में डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें Zn डबल पॉजिटिव आयन सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है क्यों, ऐसा हमें बताना है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है, जिसमें प्लस का निशान लगाए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर अगर -2 होता है तो हमें पता चलता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने तो 30 और 2 32 हो जाते हैं, और अगर 30 से हम 2 घटा देते तो 28 बनते हैं। अब 28 का हमें बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब बच्चों मैंने 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो डी में लास्ट हमारा जो होता है डी ब्लॉक के तत्व है, तो डी में भरे जाएंगे। डी में आया तो पता चला डी में D10 है और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 10 के पूरे कच्चे, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 0। ठीक है, Cu का बच्चों 29 होता है। जब इसमें हमने 2 निकाल दिए तो बचे 27। जब 27 का किया तो हमें क्या पता चला 3D9 आया, डी में 9 है, यानी कि 1 कम है, होना चाहिए 10, 1 कम है, तो इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से फिर हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है कि Zn डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। Zn डबल पॉजिटिव जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इसीलिए सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या एक भी, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसी कारण यह नीले रंग का होता है। समझ में आया। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल, कोई डेरिवेशन होता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब अगर वहां पर देने लायक होगा तो वहीं दे देंगे, अन्यथा आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।